भारत की जो न्यायपालिका है वो विश्व की सबसे बड़ी शक्तिशाली न्यायपालिकाओं में से एक है, सबसे बड़ी शक्तिशाली न्यायपालिकाओं में से एक है। इस न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ, पहले तो हम ये समझेंगे कि न्यायपालिका का स्वतंत्र होना क्यों जरूरी है। एक देश की न्यायपालिका का स्वतंत्र होना क्यों जरूरी है। अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी तो क्या होगा, और स्वतंत्र रहेगी तो उसके फैसलों में क्या फर्क पड़ेगा। विषय पे आते हैं, सबसे महत्वपूर्ण विषय है। देखिए, अगर मैं या आप स्वतंत्र नहीं होंगे तो हम भी सही फैसला नहीं ले पाएंगे। सही फैसला लेना है हमें तो हमें स्वतंत्र होना पड़ेगा। अब एक बात मुझे बताओ, अगर आपके स्कूल में आपका भाई किसी को मार देगा तो क्या आप अपने भाई के खिलाफ फैसला ले पाएंगे? क्यों नहीं ले पाएंगे, ये बताओ मुझे। क्योंकि मेरा भाई है। हाँ, ये है ना, इमोशन जुड़ा हुआ है उससे। उससे क्या जुड़ा हुआ है आपका? इमोशन। तो जहां इमोशन आ जाता है ना, वहां फैसले गलत हो जाते हैं, वहां फैसले गलत हो जाते हैं। चाहे आपके भाई ने गलत ही क्यों ना किया हो, फिर भी आप उसे दंड नहीं देंगी उस प्रकार से जो उसको मिलना चाहिए। हर जगह की बात है ये। तो इसलिए न्यायपालिका का हर चीज से स्वतंत्र होना, इमोशन, पावर, मनी, इन्फ्लुएंसिंग से स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। तभी वो सही और सटीक निर्णय ले पाएगी, तभी वो न्याय कर पाएगी। समझ में आई बात कि न्यायपालिका का स्वतंत्र होना क्यों जरूरी है। अब मान लो जज साहब के बेटे ने ही कत्ल किया है और जज साहब के सामने खड़ा है वो, क्या जज साहब उसे फांसी दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि उससे उनका क्या जुड़ा हुआ है? इमोशन। तो इसीलिए उसका केस दूसरी अदालत में चलाया जाए, जिससे कि वहां पर उसका इमोशनल कनेक्शन ना रहे। हमेशा ये निर्धारित किया जाता है कि अदालत मतलब जज साहब पर किसी भी प्रकार का राजनीतिक दबाव, आर्थिक दबाव, सामाजिक दबाव या किसी भी प्रकार का दबाव ना पड़े, जिससे कि वो स्वतंत्र फैसला ले सके। अब इसी चीज को हम विस्तार से चल रहे हैं समझने कि हमें स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों चाहिए। हमें स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों चाहिए? क्योंकि जब तक स्वतंत्र नहीं रहेगी न्यायपालिका, तब तक देश की जनता को न्याय नहीं मिल पाएगा। न्याय तभी मिल पाएगा जब न्यायपालिका क्या होगी? न्यायपालिका स्वतंत्र होगी। हर समाज में व्यक्तियों के बीच, समूहों के बीच और व्यक्ति या समूह तथा सरकार के बीच विवाद उठते हैं। इन सभी विवादों को कानून के शासन के सिद्धांत के आधार पर एक स्वतंत्र संस्था द्वारा हल किया जाना चाहिए। जैसे आजकल उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है कि कोई भी अपराध करता है तो उसके घर बुलडोजर चला दिया जाता है। क्या ये न्याय का सिद्धांत है? ये सरासर न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध है। ये तात्कालिक न्याय है, ये वास्तविक न्याय नहीं है। इसे हम तात्कालिक न्याय कहेंगे। इसे हम कहेंगे सरकार का वो न्याय जिसके माध्यम से सरकार जनता को खुश करना चाहती है, वास्तविक न्याय नहीं देना चाहती, सिर्फ खुश करके मामले को रफा दफा कर देती है। जैसे देवरिया कांड हुआ है अभी उत्तर प्रदेश में, सुना होगा आपने। एक परिवार के 5 सदस्यों की हत्या हो गई और एक परिवार के प्रमुख की हत्या कर दी गई। तो उसमें जो वर्णित प्रक्रिया है न्याय की, उसको पालन नहीं किया जा रहा है, उसका पालन नहीं किया जा रहा है। लोग आवेश में आकर कह रहे हैं कि घर गिरा दीजिए, ये गिरा दीजिए, उनके घर को बर्बाद कर दीजिए। ये न्याय का सिद्धांत नहीं है। ये न्याय का सिद्धांत नहीं है। न्याय का सिद्धांत कहता है कि जो वर्णित सिद्धांत है, जो वर्णित प्रक्रिया है, उसका पालन करते हुए जो गलत है उसे गलत और जो सही है उसे सही सिद्ध करना न्यायपालिका का परम कर्तव्य है। हमारे देश की मीडिया का और हमारे देश की जनता का
सबसे बड़ा योगदान है अपराध को बढ़ावा देने में। और जो निर्दोष होता है ना, उसे अपराधी के रूप में गढ़ने में सबसे बड़ा योगदान हमारी मीडिया करती है। सबसे पहला ट्रायल, अगर आपने गलती से किसी का अपराध, किसी का मान लीजिए आपसे गलती से कुछ किसी का हो गया है, मान लीजिए हत्या हो गई है, कुछ भी हो गया है, तो सबसे पहले आपका ट्रायल आपका मीडिया चलाएगी। देखती होंगी आप प्रतिदिन, इसने ये कर दिया। भाई आप कौन होते हैं किसी को अपराधी घोषित करने वाले? अपराधी घोषित करने का अधिकार सिर्फ इस देश में किसको है? न्यायपालिका को। तो इसीलिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है, क्योंकि न्यायपालिका के हाथ में एक व्यक्ति की क्या है? एक व्यक्ति की जान है, एक व्यक्ति का पूरा जीवन है। मचन लालू वाला केस याद है कि नहीं? उसको कितने 54 साल जेल में रहना पड़ गया। उतना बड़ा तो उसने अपराध भी नहीं किया था, अब बताओ उसके 54 साल कोई वापस कर सकता है उसे? किसी की हिम्मत है उसे उसके 54 साल वापस कर दे? तो एक गलती से किसी इंसान की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। इसलिए न्यायपालिका का हर दबाव से मुक्त होना बहुत जरूरी है। हर दबाव से मुक्त, ना उस पर इमोशनल दबाव होना चाहिए, ना उस पर आर्थिक दबाव होना चाहिए, ना उस पर राजनीतिक, ना धार्मिक, ना सामाजिक कोई दबाव ना हो, तभी वो सही निर्णय ले पाएगा, नहीं तो वो भी सही निर्णय नहीं ले पाएगा। अब मान लीजिए कोई राजनेता कह रहे हैं कि इसने मेरे बेटे के साथ गलत किया, इसने फांसी मिलनी चाहिए जज साहब, और उसकी कनपट्टी में बंदूक रख देते जज साहब के, या पैसे खिला देते तो जज साहब तो मजबूर हो जाएंगे ना। तो एक प्रकार का दबाव आ गया ना, राजनीतिक दबाव, और उनको घूस दे दी गई। तो इस प्रकार से इन सब चीजों से न्यायपालिका को स्वतंत्र रखना बहुत जरूरी है। किसके लिए? न्याय के लिए, न्याय के सिद्धांत के पालन के लिए न्यायपालिका को इस प्रकार के इन्फ्लुएंस से आजाद रखना बहुत जरूरी है। तभी कानून का शासन हो पाएगा, नहीं तो कानून का शासन नहीं हो पाएगा। कानून के शासन का भाव यह है कि धनी और गरीब, स्त्री और पुरुष तथा अगड़े और पिछड़े सभी लोगों पर एक समान कानून लागू। न्यायपालिका की प्रमुख भूमिका यह है कि वह कानून के शासन की रक्षा और कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करे। न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है, विवादों को कानून के अनुसार हल करती है। यह है आपकी न्यायपालिका की भूमिका। तो न्यायपालिका इन सब चीजों को सुनिश्चित करती है कि देश में कानून का शासन बना रहे, देश कानून के रास्ते से ना भटके, कानून के रास्ते पर ही चले भारत। इसलिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। न्यायपालिका व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करती है, विवादों को कानून के अनुसार हल करती है और यह सुनिश्चित करती है कि लोकतंत्र की जगह किसी एक व्यक्ति या समूह की तानाशाही न ले ले। इसके लिए जरूरी है न्यायपालिका किसी भी राजनीतिक दबाव से मुक्त हो। स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या अर्थ है? यह स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित की जाती है? तो राजनीतिक दबाव से मुक्त होनी चाहिए न्यायपालिका। सबसे पहली बात, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ जाए और अगर उन्होंने गलत किया है किसी सामान्य व्यक्ति के साथ, तो उन्हें भी सजा मिलनी चाहिए जो एक सामान्य मुजरिम को मिलती है। चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो, कोई भी हो, सबको सजा मिलनी चाहिए, सबको। मैं किसी एक को यहां पर न जाति के आधार पर भेदभाव होना चाहिए, न राजनीतिक औहदे के हिसाब से। अगर एक डीएम, एक कलेक्टर एक जन सामान्य व्यक्ति के साथ अपराध करता है तो उसे भी उतना ही दंड मिलना चाहिए जितना कि अन्य को मिले, उसे ज्यादा मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अवेयर है और उसका ये कर्तव्य है कि वो जनता के अधिकारों की रक्षा करे। तो अगर उसने भक्षा करी है, उसने जनता के अधिकारों का हनन किया है, तो उस पर ज्यादा दंड लगना चाहिए, उसे ज्यादा बड़ी पेनल्टी भुगतनी चाहिए, उसे कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। अब यहां चल रहे हैं हम समझ रहे हैं कि स्वतंत्र न्यायपालिका का अर्थ क्या है और
इस स्वतंत्रता को कैसे सुनिश्चित किया जाता है, इस स्वतंत्रता को कैसे सुनिश्चित किया जाता है। पहली बात, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। सीधे सरल शब्दों में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है कि क्या है, सुनो, सरकार के अन्य दो अंग विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्यों में किसी प्रकार की बाधा ना पहुंचाए ताकि वह ठीक ढंग से न्याय कर सके। सरकार की जो संविधान के दो अंग हैं वो किसी भी प्रकार से अगर न्यायपालिका के कामों में किसी भी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं करते हैं तो इसका मतलब है न्यायपालिका स्वतंत्र है। इसका मतलब है न्यायपालिका स्वतंत्र है। दूसरा, सरकार के अन्य अंग न्यायपालिका के निर्णयों में हस्तक्षेप ना करें। अगर न्यायपालिका ने जो निर्णय दे दिया उस निर्णय को उसी रूप में वो लोग लागू करें, उसके निर्णय में किसी भी प्रकार की छेड़खानी ना करें। अगर कह दिया न्यायपालिका की इस व्यक्ति को इतनी सजा मिलनी चाहिए, इस व्यक्ति को इतना दंड देना पड़ेगा, तो उससे उतना दंड वसूलना कार्यपालिका का काम है, कार्यपालिका का काम है। और विधायिका या कोई भी बड़ा पद का अधिकारी उस निर्णय में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये है सबसे बड़ी बात। तो अगर ये सारी चीजें हो रही हैं, संविधान के दोनों और अंग न्यायपालिका के कार्यों में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है न्यायपालिका स्वतंत्र है, न्यायपालिका स्वतंत्र है। तीसरी चीज, न्यायाधीश बिना भय या भेदभाव के अपना कार्य कर सके। जो न्यायाधीश बाबू हैं उन्हें किसी चीज का भय ना हो और वो भय मुक्त समाज में रह रहे हो और वो रूढ़िग्रस्त ना हो कि ये छोटी जात का, ये बड़ी जात का है। इस ग्रस्तता से बाहर होने चाहिए न्यायाधीश साहब, तभी वो उचित न्याय कर पाएंगे, नहीं तो वो न्याय भी नहीं कर पाएंगे। तो अगर ये तीन चीज है तो एक न्यायपालिका स्वतंत्र है, एक न्यायपालिका स्वतंत्र है। अगर ये तीन चीजें हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ ये है। अब भारत का संविधान न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कैसे सुनिश्चित करता है ये जानते हैं। हमने समझ लिया स्वतंत्रता का क्या अर्थ है न्यायपालिका का। अब हम चल रहे हैं क्या समझ रहे हैं कि भारत का संविधान न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कैसे सुनिश्चित करता है। तो सुनिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता अर्थ स्वेच्छाचारिता या उत्तरदायित्व का अभाव नहीं। न्यायपालिका देश की लोकतांत्रिक राजनीतिक संरचना का एक हिस्सा है। न्यायपालिका देश के संविधान, लोकतांत्रिक परंपरा और जनता के प्रति जवाबदेह है। समझ में आया? ऐसा नहीं है कि न्यायपालिका किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है, उसका कोई उत्तरदायित्व नहीं है, सब कुछ है। ये लोकतांत्रिक समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है, लोकतांत्रिक समाज से बाहर नहीं है। ये नहीं कहा जा रहा है कि इससे कोई प्रश्न ही नहीं पूछ सकता, इस पर कोई किसी भी प्रकार की जांच या पड़ताल नहीं कर, सब कुछ हो सकता है, लेकिन मर्यादा में रहते हुए, सिद्धांतों के अनुसार। ऐसा नहीं है कि आप वकील साहब, जज साहब के घर जाओ और उनकी कनपट्टी में बंदूक रख के बोलो कि जज साहब ये फैसला बदलो, कैसे भी करो बदलो, ये नहीं। जज साहब से भी उनके कामों का जायजा लिया जाएगा, लेकिन जो प्रक्रिया है, जो सिद्धांत है, उसके अनुसार, ना कि आपके अनुसार कि जज साहब की खड़े हो गए, जज साहब जा रहे हैं और जज साहब को रास्ते में रोक लिया, हाँ भाई जज साहब बता तूने ये फैसला क्यों ऐसा लिया। आप ऐसे नहीं कर सकते। जज साहब की अपनी एक मर्यादा है, आप मर्यादाओं में रहते हुए जज साहब से हर चीज पूछ सकते हैं। और जज साहब का परम कर्तव्य है कि वो जनता के अधिकारों की सुरक्षा करे और जनता के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर भी दे। आगे सुनिए आप। न्यायपालिका की स्वतंत्रता कैसे, न्यायपालिका को स्वतंत्रता कैसे दी जा सकती है और उसे सुरक्षित कैसे बनाया जा सकता है। अब चल रहे हैं इस बात को बखूबी समझने कि भारत का संविधान न्यायपालिका को कैसे स्वतंत्रता देता है और उसे कैसे सुरक्षित करता है। सुनो, भारतीय संविधान में अनेक उपायों के द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित
की है। न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में विधायिका को सम्मिलित नहीं किया गया है। इससे यह सुनिश्चित किया गया है कि इन नियुक्ति में दलगत राजनीति की कोई भूमिका नहीं है। न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को वकालत का अनुभव या कानून का विशेषज्ञ होना चाहिए। उस व्यक्ति के राजनीतिक विचार या निष्ठा उसकी नियुक्ति का आधार नहीं बननी चाहिए। भारत की जो आपकी ये न्यायाधीश होते हैं, अभी कौन है भारत के न्यायाधीश, कौन है? कल पता करके आना, ठीक है, अगली क्लास, और बताना मुझे कि भारत के चीफ जस्टिस कौन है, ठीक है। तो जो भारत के न्यायाधीश होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं, उनका जो निर्माण होता है, मतलब उनको उनके पद पे जो बिठाया जाता है, उस पद में को बिठाने में आपकी विधायिका का कोई रोल नहीं होता। तो इससे ये सुनिश्चित हो जाता है कि उनके चयन में किसी भी प्रकार की दलगत राजनीति नहीं हुई है। और भारत का चीफ जस्टिस बनने के लिए आपने कानून की पढ़ाई करी हो और आप कानून के विशेषज्ञ हो, तभी आप भारत के न्यायाधीश बन सकते हैं। मतलब न्यायाधीश बनने की अपनी एक अलग प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया, उस पेपर, उस इंटरव्यू को आप अगर पास करेंगे तभी आप जज बन सकते हैं, नहीं तो आप नहीं बन सकते, समझ रहे? और भारत का न्यायाधीश तो वो बन सकता है जो बहुत ज्यादा वरिष्ठ हो, और इसमें भी वरिष्ठता मैटर करती है। और आपकी प्रैक्टिस कहाँ चल रही हो, आपकी मतलब आप कहाँ इनरोल हो, आप सुप्रीम कोर्ट में इनरोल हो एज ए सुप्रीम कोर्ट में, मतलब आप पहले से ही जज हो। आप बिना जज के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं बन सकते, आप पहले से ही जज हो और आपको कानून में महारत हो, तभी आप उस स्थल पर बैठ सकते हैं, नहीं तो संभव नहीं है कि आप वहां तक पहुंच सकें। ठीक, ये है आपके न्यायाधीश के चयन की प्रक्रिया। देखो, ये चयन की प्रक्रिया में क्या है, तो कहा तो जा रहा है विधायिका का एनरोलमेंट नहीं है, लेकिन राजनीतिक कार्यपालिका का एनरोलमेंट है इसमें। तो सीधे सीधे आ जाती है आपका पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आ जाता है आपके किसमें, आपके चीफ जस्टिस के चयन में। कहने के लिए तो विधायिका का इंटरफेयर नहीं है, लेकिन जब राजनीतिक कार्यपालिका का इंटरफेयर हो रहा है तो इसका मतलब विधायिका का इंटरफेयर हो रहा है, क्योंकि जो राजनीतिक कार्यपालिका बनी है वो कहां से बनी है, विधायिका में से तो बनी है ना, कि कहीं और से बनी है? विधायिका का ही पार्ट है आपकी राजनीतिक कार्यपालिका। कहने के लिए है कि आपकी विधायिका का उसमें इंटरफेरेंस नहीं है, पार्टी फेवर नहीं चलता, विचारधारात्मक वो नहीं चलता, सब चलता है, और हम देखते भी हैं इस चीज को। आज जो आपके सुप्रीम कोर्ट के जज साहब हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इनसे पहले के जो चीफ जस्टिस थे, उनके द्वारा दिए गए निर्णयों में आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा, अगर आपने निर्णयों को ध्यान से देखा होगा, सुना होगा, तो कभी कभी आपको लगता होगा कि एक पार्टी फेवर निर्णय है, ये एक पार्टी को फेवर करता गया है ये निर्णय, ना कि पूरे देश को इससे फायदा हो रहा है, या एक समुदाय को फेवर करता हुआ निर्णय दिया गया है। बहुत सारे ऐसे निर्णय आए हैं जो पार्टी फेवर थे या धर्म फेवर थे, ऐसे निर्णय आए हैं। और आज के जो जज साहब हैं, आज के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो आज की गवर्नमेंट के अगेंस्ट है थोड़ा, या कह लीजिए भारत के संविधान को बहुत अच्छे से संरक्षित कर रहे हैं। वो जो उनका परम कर्तव्य है, वो अपने परम कर्तव्य और अपने परम दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। भाई, सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है? भारत के संविधान की रक्षा करना, भारत के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना। तो आज के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो ऐसा कर रहे हैं, भारत के संविधान की बखूबी रक्षा कर रहे हैं, और भारत के नागरिकों के अधिकारों के साथ सरकार को कोई भी छेड़खानी करने नहीं दे रहे हैं। आगे सुनो, न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित होता है। आपके जो न्यायाधीश हैं, इनका कार्यकाल निश्चित है, और इनके कार्यकाल को न कोई प्रधानमंत्री, न संसद, कोई भी इनके कार्यकाल को न कम कर सकता है, न बढ़ा सकता है, न घटा सकता है। और इनको नौकरी से निकालना भी कोई आसान काम नहीं है, इनको इनके पद से हटाना बहुत ही
मुश्किल काम है और इनकी आप तनख्वाह तो रोक ही नहीं सकते, न इनकी तनख्वाह घटा सकते हो न बढ़ा सकते हो। ये सब संविधान अपने आप करता है, आप इसमें इंटरफेयर कर ही नहीं सकते। इनके ना काम में आप इंटरफेयर कर सकते हो, ना आप इनकी नौकरी घटा सकते हो ना बढ़ा सकते हो। जितना संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि एक न्यायाधीश का समय काल कितना होगा, एक न्यायाधीश कितने समय तक काम करेगा और उसकी क्या पक्ष होगी, मतलब उसको क्या सैलरी मिलेगी, किस प्रकार का घर मिलेगा और उसकी सैलरी कैसे बढ़ेगी, ये सब बता रखा है। ना उसे अपने नौकरी का खतरा है, भारत का संविधान उसे इन सब चीजों से मुक्त करता है कि ना आपकी नौकरी पर कोई खतरा है, ना आपकी कोई कमाई पे खतरा कर सकता है और ना आपकी जान पे कोई खतरा कर सकता है और ना कोई आपसे फालतू के सवाल कर सकता है। जब तक आप उस पद पर हैं, जब तक आप उस पद पर हैं, आपसे कोई फालतू के सवाल भी नहीं कर सकता। अगर आप फालतू के सवाल करेंगे ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, तो आपको जेल में डाल देंगे और ऐसी चक्की पिसवाएंगे, ऐसी चक्की पिसवाएंगे कि जिंदगी चक्की पीसते ही रह जाएगी। सुनो अभी, न्यायाधीश का कार्यकाल निश्चित होता है, वे सेवानिवृत्त होने तक पद पर बने रहते हैं। जब तक वो रिटायर नहीं होते तब तक वो अपने पद पर बने रहते हैं। केवल अपवाद स्वरूप विशेष स्थितियों में ही न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। इसके अलावा उनके कार्यकाल को कम नहीं किया जा सकता। कार्यकाल की सुरक्षा के कारण न्यायाधीश बिना भय या भेदभाव के अपना काम कर पाते हैं। संविधान में न्यायाधीश को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित की गई है। संविधान निर्माताओं का मानना था कि हटाने की प्रक्रिया कठिन हो तो न्यायाधीश के न्यायपालिका के सदस्यों का पद सुरक्षित होगा। आपको पता होना चाहिए न्यायाधीश को उनके पद से हटाने के लिए क्या महाभियोग लाना पड़ता है और महाभियोग कितने 75% वोटिंग से पास होना जरूरी है, तभी उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। और सेपरेटली दोनों सदनों में सेपरेटली 75% वोटिंग होनी चाहिए उनके अगेंस्ट में, और ऐसा कर पाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके संविधान ने आपके न्यायाधीशों की नौकरियों को सुरक्षित किया हुआ है और उन्हें ना अपनी नौकरी का भय है, ना उन्हें अपनी नौकरी से निकाले जाने का भय है। तो वो भय मुक्त होकर राजनेताओं को भी फटकार लगा लेते हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री भी उनके सामने दब के चलते हैं। थोड़ा सा उनकी और उनकी पावर एक बराबर है, समझ में आई बात? प्रधानमंत्री की पावर और आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पावर एक बराबर है, कोई डिफरेंस नहीं है। वो उनके काम में इंटरफेयर नहीं कर सकते, वो उनके काम में। हाँ, अगर प्रधानमंत्री के काम में न्यायपालिका इंटरफेयर कर सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री न्यायपालिका के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकते। ये बात जान लो आप। प्रधानमंत्री के काम में न्यायपालिका इंटरफेयर कर सकती है एक बार के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री न्यायपालिका के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकते। आपको मैं जब नेक्स्ट ईयर हम पढ़ेंगे तो आपको मैं आपातकाल पढ़ाऊंगा और आपातकाल में मैं बताऊंगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किस प्रकार से उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को अदालत में बुलवाया और उन्हें बताया कि आप न्यायपालिका से बड़ी नहीं है। इस देश में अगर सबसे सर्वोच्च कोई है तो संविधान है, और संविधान की रक्षा करने वाली ये संस्था है जिसे भारत की जनता न्यायपालिका कहती है। उससे बड़ा इस देश में कोई नहीं है। और उसने इंदिरा गांधी जी को जब पाया कि वो दोषी हैं तो उनका निर्वाचन रद्द कर दिया, कि अब आप सांसद नहीं है। तो सांसद नहीं है तो आप प्रधानमंत्री भी नहीं रह सकती। बिना सांसद के तो कोई प्रधानमंत्री हो ही नहीं सकता। संसद का सदस्य होना एक भारत के प्रधानमंत्री बने रहने के लिए आपको संसद का सदस्य होना बहुत जरूरी है। बिना संसद के सदस्य हुए आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। ये बात मैंने आपको बता दी है। आगे सुनिए, न्यायपालिका विधायिका या कार्यपालिका पर वित्तीय रूप से निर्भर नहीं है। जो इनके पैसे हैं, न्यायपालिका के जो पैसा मिलता है न्यायपालिका को, मतलब अपने काम काज के लिए,
उन पैसों के लिए वो किस पर निर्भर नहीं है, न कार्यपालिका पर न विधायिका पर। उसका बजट अलग से पास किया जाता है, उसका बजट अलग से है, उसके बजट में कोई किसी भी प्रकार की इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, उसको अलग से पैसा दिया जाता है। भारत सरकार उसके पैसे को रोक नहीं सकती है, उसके काम में तो किसी भी प्रकार से इंटरफेयर कर ही नहीं सकती भारत सरकार। सुनना, मतलब न्यायपालिका विधायिका या कार्यपालिका पर वित्तीय रूप से निर्भर नहीं है। संविधान के अनुसार न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते के लिए विधायिका की स्वीकृति नहीं ली जाएगी। मतलब इनकी वेतन के लिए विधायिका से स्वीकृति लेने की कोई जरूरत नहीं है। इनको वेतन और सारी चीजों के लिए और सारे पैसे का इस्तेमाल करने के लिए भारत सरकार को विधायिका से परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है, लेकिन न इनके पैसे न इनके भत्ते को, इनके वेतन और भत्ते को रोकने के लिए देने के लिए आपको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। इनको भारत सरकार डायरेक्टली पैसा पे करती है और न्यायपालिकाओं को चलाने के लिए भी डायरेक्ट पैसा जाता है। उस पैसे की स्वीकृति के लिए आपको विधायिका की परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं। मतलब वैसे हर चीज का बिल पेश होता है ना, लेकिन इनका बिल पेश नहीं होता, इनको सेपरेटली पैसा दिया जाता है। भारत सरकार अपने आप इनका हिस्सा पहले ही अलग कर देती है और इनके पैसे में कोई कटौती नहीं कर सकती। अगर इनके पैसे में कटौती करेगी ना भारत सरकार, तो भारत सरकार की शक्तियों में ये कटौती कर देंगे। इतनी ताकत है किसके पास? न्यायपालिका के पास। न्यायपालिका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये स्वतंत्र नहीं रहेगी तो हम सबके अधिकार हमसे छिन जाएंगे। ये बात आप जान लो, हमारे अधिकारों को असुरक्षित करने का काम हमारी न्यायपालिका ही करती है। ठीक, आगे सुनो। अगर कोई न्यायपालिका की अवमानना का दोषी पाया जाता है तो न्यायपालिका को उसे दंडित करने का अधिकार। अगर कोई न्यायपालिका के ऊपर बिना सबूत, बिना किसी कारण उन पर आरोप लगा रहा है तो न्यायपालिका उसे दंडित कर सकती है, सख्त रूप से दंडित कर सकती है, सख्त तौर पर। ठीक, आगे सुनो। माना जाता है कि इस अधिकार से न्यायाधीशों को सुरक्षा मिलेगी और कोई उनकी नाजायज आलोचना नहीं कर सकेगा। संसद न्यायाधीश के आचरण पर केवल तभी चर्चा कर सकती है जब वह उनको हटाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही हो। इससे न्यायपालिका आलोचना के भय से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से निर्णय करती है। संसद में भी न्यायाधीशों के बारे में कोई चर्चा नहीं की जा सकती जब तक उनके हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा ना हो रही हो। जब उनके हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा हो रही होगी तभी आप उनके बारे में उनकी आलोचना कर सकते हैं, नहीं तो आप उनका बाल विवाह नहीं कर सकते हैं। आप उनका बाल विवाह नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से आपकी न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से भारत की जनता को न्याय देती है और भारत के संविधान की रक्षा करती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले विषय में हम समझेंगे, अगली क्लास में हम समझेंगे कि भारत के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है और उनकी नियुक्ति में आपकी राजनीतिक कार्यपालिका की क्या भूमिका होती है। इसी के साथ आज मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।